Welcome back, guys. We are continuing our chapter number 4, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने अभी तक देखा कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में हमने देखा और उन भाषाओं में लिखे गए कुछ लिटरेचर, कुछ साहित्य, कुछ ऐसी किताबें जो उन पर्टिकुलर भाषाओं में लिखी गई थी उसके बारे में हमने देखा। तो ये चैप्टर जो है वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है लर्निंग वाला, लेकिन जो ये वन वर्ड आंसर्स के लिए काफ़ी कुछ आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे किताबें कौन कौन सी हैं, किस किस ने लिखी। जैसे कि पिछला टॉपिक जो हमने उस दिन फिनिश किया था वो था द ट्रायल ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। किसको कहा जाता है? ये 3 पोइट्स जो थे जिनका नाम यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। ये 3 वो लोग थे जिनको हम ट्रायल ऑफ कन्नड़ लिटरेचर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 लोग को हम क्या कहते हैं? ट्रायल ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। Now, today we will see the next topic, the development of Indian languages and composition got a promotion in Delhi Sultanate. तो हमने देखा कि भारतीय जो भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, उनको दिल्ली की जो सल्तनत थी उसमें भी काफ़ी प्रमोशन मिला। जैसे कि 2 फॉर्म्स ऑफ दिल्ली लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है, एक है खड़ी बोली और एक ब्रिज भाषा। जो हमारे जो कवि हैं प्राचीन, जो पुराने जो कवि हैं हिंदी भाषा में जो लिखने वाले हैं, वो इन भाषाओं का, इन बोलियों का उपयोग करते थे लिखने के लिए, ब्रिज भाषा और खड़ी बोली। बिगेन टू बी यूज फॉर राइटिंग लिटरेचर, तो इन भाषाओं में लिखा जाने लगा, इन भाषाओं में लिटरेचर, रिटन लिटरेचर लिखना शुरू किया। मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड इन दीज लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे भक्ति सॉन्ग्स भी गाए गए, भक्ति गाने भी गाए गए। मैनी हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वर कंपोज्ड इन राजस्थानी लैंग्वेज, बहुत ही वीरतापूर्ण जो कविताएं, वीर रस की कविताएं और कहानियां जो थी वो भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई। विच इज सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती, जो कि हिंदी और गुजराती जैसी ही हैं। द हेरोइक वर्क्स लाइक अल्हा, उदल एंड विसलदेव रासो वर पॉपुलर एट दैट टाइम। उस समय की कुछ जो स्ट्रॉन्ग ऐसी किताबें थी, जो वर्क्स थे ऐसे, उनका नाम यहाँ पर 3 का दिया गया है, ये आपको याद रखना है, अल्हा, उदल और विसलदेव रासो। A book called Chandrayaan was written by Mulla Daud, is the oldest book in Avdi language. This is very important. Underline this thing and you have to keep in your mind. चंद्रयान जो किताब थी उसको लिखा था मुल्ला दाऊद ने और ये ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है अवधी भाषा में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Who wrote Chandrayaan? Answer is Mulla Daud. Name the book written by Mulla Daud. Answer is Chandrayaan. Question is maybe asked, Chandrayaan was written in which language? Avdi language. Which was the oldest book written in Avdi language? Chandrayaan. तो बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस होल सेंटेंस कि Chandrayaan is written by Mulla Daud. However, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit language. लेकिन इनका जो क्रिटिक्स जो होते थे, यानी कि इनकी जो आलोचना, इनके बारे में जो किया जाता था, जो इनको रिव्यू किया जाता था, जज किया जाता था, वो सब अभी भी संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो फिल्म स्टार्स रहते हैं, जो फिल्म्स आती हैं, उनको रिव्यू किया जाता है, उनको स्टार्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी बार देखा होगा IMDb पे रेटिंग दी जाती है, 7 स्टार रेटिंग, 8 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि वो पिक्चर अच्छी है कि नहीं। वैसे इन किताबों को भी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन दी जाती है वो अभी भी संस्कृत में ही दी जाती है। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का जो कोड था उसकी जो लैंग्वेज थी, कोड की लैंग्वेज थी, वो पर्शियन थी। ये भी आपको याद रखना है। नेम द लैंग्वेज ऑफ कोड ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आंसर इज पर्शियन, पर्शियन भाषा। कंसिक्वेंटली मैनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेज, और इसी कारण से भारतीय भाषाओं के अंदर बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं। मैनी हिस्टोरियंस इमर्ज्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय बहुत सारे हिस्टोरियंस खड़े हुए, हिस्टोरियंस आए। वी गेट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू टर्किश राइटर इन पर्शियन लैंग्वेज। हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो तुर्किश राइटर, जो तुर्की के लोग थे, जो वहाँ के राइटर्स थे, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है भारत के बारे में। अब आप देखिए, भारत की हिस्ट्री पर्शियन भाषा में लिखी गई है तुर्किश राइटर्स के द्वारा। तो इस तरीके से भारतीय हिस्ट्री कहाँ तक पहुँची आप समझ सकते हैं। जियाउद्दीन बरानी रोड द तारिक फिरोज शाही विच गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ द खिलजी एंड तुगलक किंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हु रोड तारिक ए फिरोज शाही? तारिक ए फिरोज शाही वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी। इसमें क्या बताया गया था? खिलजी और तुगलक राजाओं के समय के बारे में बताया गया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट। ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन पॉलिटिकल थियरी कॉल्ड फतवाए जहांगीरी। इसके अलावा जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखी गई एक और किताब है, वो है फतवाए जहांगीरी। तो ये किताबों के नाम है, आपको याद करते जाने हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर लास्ट में जो हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वो आपको याद करना है प्रॉपरली। लेकिन यहाँ तो जस्ट फॉर योर नॉलेज अलग अलग राइटर्स उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में ही दिया गया है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस पीरियड वॉज आमिर खुसरो। ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक। अब हम बात करें अगर उस समय के एक आउटस्टैंडिंग व्यक्ति की, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका योगदान हम कहीं भी नकार नहीं सकते हैं, तो वो थे हमारे आमिर खुसरो। क्या नाम था उनका? आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो जो है, जिनको हम तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं, तो आमिर खुसरो जो थे वो एक कवि थे, एक लेखक थे, एक हिस्टोरियंस भी कह सकते हैं उनको, और एक संत भी थे, और म्यूजिशियंस भी थे, जो म्यूजिशियन भी थे जो कि म्यूजिक को कंपोज करते हैं। ही वॉज ऑल्सो डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। अब यहाँ पर आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको कि इनके जो गुरु थे, ये भी पूछा जा सकता है, निज़ामुद्दीन औलिया का छात्र कौन था या उनके शिष्य कौन थे? तो आंसर आएगा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आंसर आएगा निज़ामुद्दीन औलिया। ये आपको याद रखना है। ही रोड द अशिका, द नाह, सिपिहेर, द किरातुल सदायन, द खज़ाइनुल फुतुह एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोएट्री। ये सब जो हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं के नाम हैं। इनको याद करना है आपको, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है। आमिर खुसरो की ये सब क्रिएशंस है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। He took great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise. अब आमिर खुसरो जो थे, वो अपने आप को भारतीय होने में उनको बहुत ही ज़्यादा गर्व था, यानी कि वो बहुत ही प्राउड फील करते थे कि मैं इंडियन हूँ, यानी कि अपने आप को भारतीय होने पे उनको बड़ा गर्व था। और भारत को वो अर्थली पैराडाइज के नाम से संबोधित करते थे, यानी कि धरती का स्वर्ग कहते थे वो। देखिए उनकी लगन कितनी थी भारत के प्रति, निष्ठा कितनी थी भारत के प्रति। ही प्रेज्ड इंडियाज फ्लोरा फौना, इट्स ब्यूटी, इट्स बिल्डिंग्स, इट्स नॉलेज एंड लर्निंग। आमिर खुसरो ने भारत की हर एक चीज़ की तारीफ की है, भले यहाँ पे पेड़ पौधे हों, नेचुरल ब्यूटी हो, यहाँ की भले वो बिल्डिंग्स हों, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह, नॉलेज की बात करें या फिर लर्निंग, यहाँ के लोगों का ज्ञान और विज्ञान है उसके बारे में, हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से तारीफ किया है। He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam। अब देखिए कितनी ज़्यादा सुंदरता से इन्होंने ये कहा है कि हिंदुइज्म जो है वो काफ़ी हद तक इस्लाम से मिलता जुलता है। लेकिन हम लोग तो हिंदू मुस्लिम को अलग करने पे लगे हुए हैं। हाँ, आज के नेता हमारे जो हैं ये तो बस इनको तोड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये देखिए कितने बड़े कवि थे, कितने बड़े ये पोएट थे जिनको तूतीय हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाम था आमिर खुसरो, लेकिन भारत के ऊपर इनको कितना गर्व था, भारत की कितनी तारीफ की है इन्होंने अपने कामों के द्वारा। भारत को अर्थली पैराडाइज, धरती का स्वर्ग कहकर इन्होंने पुकारा है। और इनका कहना था कि हिंदुइज्म और इस्लाम एकदम मिलते जुलते हैं। He considered Hindavali, the Hindi spoken around the region of Delhi, his mother tongue and composed many verses in it। इन्होंने हिंदावली, ये भी एक भाषा है, हिंदी से बनी, हिंदी से मिलती जुलती भाषा है हिंदावली, जो कि दिल्ली के आजू बाजू के एरियाज में बोली जाती थी। वो हिंदावली को अपनी मदर टंग मानते थे और हिंदावली के अंदर उन्होंने बहुत सारी कंपोजिशंस भी की। तो उनकी मदर टंग कौन सी थी? हिंदावली। ही कंपोज्ड वर्सेस इन मैनी लैंग्वेजेस। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में लिखा है। He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persians। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखा है, बायलिंगुअल क्वाट्रेंस। अब इसके अलावा हिंदी, पर्शियन और अन्य बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने लिखा है, बायलिंगुअल क्वाट्रेंस में भी। ये क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ आपके लिए। बायलिंगुअल
ऐसी चौपाई, क्वाड्रेंस बोला था चौपाई को, और बायलिंगुअल मतलब दो भाषाओं का जानकार हो जो व्यक्ति, बायलिंगुअल यानी कि दो भाषाओं का जानकार। तो चौपाई को इन्होंने दो भाषाओं में, ही रोट अ नंबर ऑफ बायलिंगुअल क्वाड्रेंस एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्शियन, हिंदी और पर्शियन भाषा में, दोनों भाषाओं में इन्होंने बायलिंगुअल क्वाड्रेंस, क्वाड्रेंस मतलब चौपाई, हिंदी में जिसको हम चौपाई कहते हैं वो, ये भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। द हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिम, और इन्होंने जो ये चीज़ लिखनी शुरू की थी, जिस प्रकार से इन्होंने जो सब कुछ शुरू किया था, वो इनके बाद भी सेंचुरीज तक, सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो जारी रहा। द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, जो रीजनल राजा थे यानी कि जो लोकल लेवल के जो राजा थे अलग अलग रीजन्स के, उन्होंने रीजनल भाषाओं को और रीजनल लिटरेचर को ज़्यादा तवज्जो दी। भक्ति सेंट्स प्रीच्ड इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल, भक्ति संत जो थे यानी कि ऐसा उस समय वो दौर भी आया था जब भक्ति मूवमेंट चला था, आप इसके बारे में शायद 8th में पढ़ चुके हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो भक्ति मूवमेंट में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए अलग अलग संत महात्मा पैदा हुए थे, और उन लोगों ने लोगों की भाषाओं में पढ़ाना शुरू किया, लोगों की भाषा में प्रीचिंग शुरू की। क्यों? ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वर ग्रेट पोइट्स, इनमें से एक थे कबीर जो कि बहुत ही बड़े एक प्रसिद्ध कवि थे। भोजपुरी एंड अवधी वर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज, उस समय भोजपुरी और अवधी ये दो भाषाएं थी जिसमें सबसे ज़्यादा संवाद किया जाता था। डायलेक्ट्स मतलब बोली जाने वाली भाषाएं थी ज़्यादा। द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी, अब कबीर के जितने भी ज़्यादा काम थे, जो भी वर्क्स थे, जो भी उन्होंने लिखे थे, वो ज़्यादातर उनकी भाषा थी साधु खड़ी। अमंग देम कबीर्स दोहास हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर, इसकी बात करें अगर कबीर के दोहों की, तो ये तो हमारा ट्रेडिशन बन चुका है, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। हर एक किताब के अंदर, हर एक जगह पर कबीर के दोहे, आपको याद होगा, ऊंचा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, तो ऐसे कितने ही दोहे हम लोग पढ़ते हैं। तो कबीर के जो दोहे थे उनका एक अलग ही स्थान है हमारे जीवन के अंदर। मलिक मोहम्मद जायसी रोड पद्मावत इन अवधी, अब पद्मावत की बात की जाए तो पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नाम क्या है यहाँ पर? मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको याद रहना चाहिए। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर नाम। ये व्यक्ति जो है इन्होंने लिखी थी पद्मावत, और पद्मावत जो लिखी गई थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, ये पद्मावत लिखी गई थी इनके द्वारा, और भाषा चुनी गई थी वो थी अवधी। देर आर मैनी अदर पोइट्स ऑफ अवधी इन दिस पीरियड, उस समय बहुत सारे दूसरे भी पोइट्स थे जिन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। मोर ओवर द वेल नोन रामचरितमानस बाय तुलसीदास वॉज रिटन इन अवधी, इसके अलावा जो रामायण है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी वो भी अवधी भाषा में लिखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। हु रोट रामचरितमानस? तुलसीदास। इन विच लैंग्वेज? अवधी। देयर वर मैनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर इन अदर लैंग्वेजेज ऑल्सो डेवलप, अब हिंदी के अलावा लिटरेचर जो था वो अन्य भाषाओं में भी डेवलप हुआ। इन बंगाली द रामायण बाय कृतवासा एंड 100 ऑफ लिरिक्स बाय द फेमस पोएट चंडीदास वर रिटन अंडर द पैटर्नेज ऑफ द रूलर्स, अब उस समय हिंदी में लिखा जाने लगा, उसके बाद बंगाली में भी लिखा गया। रामायण जो थी उसको बंगाली में लिखा गया कृतवसा के द्वारा, और सैकड़ों की संख्या में लिरिक्स लिखे गए किसके द्वारा? पोएट चंडीदास के द्वारा। विद सेंट चैतन्यास द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगन, संत चैतन्य महाप्रभु के साथ ही डिवोशनल सॉन्ग्स लिखने का दौर भी शुरू हुआ, यानी कि धार्मिक गाने लिखने का दौर शुरू हुआ। नरसिंह मेहता रॉट डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती, नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे। नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी, संत एकनाथ और नामदेव ने मराठी में लिखे। देयर वर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर, इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी बहुत डेवलपमेंट होने लगा। अंडर ज़ियानुलब्दीन अंडर हुज पैटर्नेज मैनी संस्कृत वर्क्स लाइक द महाभारत एंड राजतरंगिणी वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, अब ये जो कवि थे इन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को
पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जैसे कि महाभारत जो थी उसको इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा राज तरंगिनी को भी इन्होंने पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया। इन द रीन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूड टू डेवलप। अब विजयनगर के राजाओं की अगर रूल की बात करें उस समय संस्कृत लिटरेचर ज़्यादा डेवलप हुआ। However, this was an important period for the growth of Telugu literature। और वो समय जो था वो संस्कृत के साथ साथ विजयनगर के राजाओं के जो समय में तेलुगु लिटरेचर भी बहुत डेवलप हुआ। राजा कृष्णदेवराय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ऑल्सो ए तेलुगु एंड संस्कृत राइटर। ही रोट अमुक्तमालायत। अब राजा जो थे राजा कृष्णदेवराय वो एक बहुत ही प्रख्यात राजा थे, बहुत ही महान राजा थे विजयनगर के। उन्होंने वो तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे और उन्होंने ये लिखा है, क्या नाम है यहाँ पर, अमुक्तमालायत। ये लिखा गया है राजा कृष्णदेवराय के द्वारा। एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द मुगल पीरियड ऑल्सो सॉ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर। आर्ट आर्किटेक्चर के साथ साथ मुगल पीरियड जो था, अब आपने देखा मुगल पीरियड के अंदर आर्ट और आर्किटेक्चर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी कितनी सारे जैसे कुतुब मीनार बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, सब चीज़ें बनाई गई, लेकिन इसके साथ साथ लिटरेचर भी बहुत डेवलप हुआ मुगल काल के अंदर। अब लिटरेचर में क्या कुछ किया गया मुगल काल में वो देखते हैं। बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ टर्किश पोएट्री। बाबर की बात करें, बाबर जो कि नाम सुना होगा आपने, बाबर जो कि फर्स्ट मुगल रूलर था, ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर, ही वॉज द पायनियर ऑफ टर्किश पोएट्री। इनको पायनियर कहा जाता है टर्किश पोएट्री का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ टर्किश पोएट्री। तो आंसर इज बाबर। पायनियर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले किसी चीज़ को करता है, शुरुआत करता है। एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ वेरी वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफी तुज़के बाबर इन टर्किश। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है तुज़ुके बाबर, जो कि टर्किश भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है, विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एंड टाइटल एज बाबरनामा। और ये तुर्किश भाषा में लिखी गई जो थी तुज़ुके बाबर, इसको बाद में पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था और नाम इसका बदलकर किया गया था बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है वो तुज़ुके बाबर को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, तब उसको कहा जाता है। गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं रोट हुमायूंनामा। जो ये गुलबदन बेगम है जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। ये किताब लिखी थी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। ये भी पूछा जाता है कई बार, हु रोट हुमायूंनामा, आंसर इज गुलबदन बेगम। जहांगीर रोट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी द तुज़ुके जहांगीरी। जैसे कि बाबर ने अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी तुज़ुके बाबर, वैसे ही जहांगीर जो राजा थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुज़ुके जहांगीरी। औरंगजेब also was a prolific writer and the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was a notable Urdu poet। औरंगजेब जो थे खुद भी एक अच्छे राइटर थे औरंगजेब, एंड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, और अंतिम जो रूलर थे मुगल उनका नाम था बहादुर शाह जफर, वो भी उर्दू कवि थे, उर्दू भाषा में लिखने वाले कवि थे। तो हमने देखा कि जो मुगल काल था उस समय भी किस प्रकार से जो लिटरेचर था वो डेवलप हुआ। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रीन। अब अकबर का जो रूल था उस समय हिंदी लिटरेचर काफ़ी बढ़ा। तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड। अकबर के काल में ही तुलसीदास और सूरदास ने लेखन कार्य शुरू किया। द ग्रेट पोएट केशवदास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन। केशवदास ने भी लव और सेपरेशन यानी कि प्यार और बिछड़ने पे लिखा कविताओं को। रहीम्स दोहा, रहीम के दोहे भी उस समय के बहुत ही पॉपुलर हैं पूरे भारत के अंदर। मैनी नोटवर्दी बुक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब अबुल फजल जो हैं उनके द्वारा लिखी गई थी किताब आईनाए अकबरी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग आल्सो। आईनाए अकबरी वाज रिटन बाय अबुल फजल एंड अकबरनामा, ये दोनों लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आईनाए अकबरी गिव्स डिटेल्स ऑफ इंडियन कस्टम्स, मैनर्स, रिलीजन, फिलॉसफी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसके अलावा आईनाए अकबरी जो लिखी गई थी उसमें भारत का पूरे तरीके से कंप्लीट दर्शन दिया गया, यानी कि भारत के हर एक चीज़ के बारे में, रीति रिवाज हो, मैनर्स हो, कस्टम्स हो, रिलीजन हो, फिलॉसफी हो, हर चीज़ के बारे में आईनाए अकबरी में लिखा गया है। एज हिस्टोरिकल वर्क इट इज़ परहैप्स अनपैरल्ड।
तो आईना अकबरी जो है वो एक अपनी तरह की एक अलग ही किताब है, उसकी जैसी और किताब कभी लिखी ही नहीं गई है। अबुल फजल्स ब्रदर फैजी वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोइट। अब यहाँ पर दोनों में देखिए मिस्टेक ये है कि अबुल फजल नाम है उनका, लेकिन यहाँ पर अब्दुल लिखा हुआ, तो ये दोनों यहाँ पर अबुल आएगा, अब्दुल नहीं है, ये दोनों एक ही नाम है, अबुल फजल और अब्दुल फजल। तो अब्दुल नहीं है, वो अबुल फजल है। तो अबुल फजल के जो भाई थे जिनका नाम था फैजी, वो भी एक पर्शियन पोइट थे, बहुत ही महान पर्शियन पोइट थे। एंड ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। ये पर्शियन कवि थे और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। अकबर हैड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारत एंड द रामायण। अकबर जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि किताबों को ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने संस्कृत वर्क्स को ट्रांसलेट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, ऐसे वर्क्स जैसे कि महाभारत और रामायण को जो संस्कृत से ट्रांसलेट किया जा सके। द अथर्ववेदा ऑल्सो, अथर्ववेदा, भगवद गीता, यानी कि ये सब जो किताबें थी बहुत ही फेमस है, देखिए हमारी ये सब महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता और पंचतंत्र, इनको ट्रांसलेशन करवाने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी बनाया। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वॉज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और मध्यकाल के अंदर एक जो डेवलपमेंट हुई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो थी उर्दू लैंग्वेज का डेवलप होना। दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब उर्दू की जब खोज हुई, उर्दू जब डेवलप हुई, तो जल्द ही ये एक रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में उभरी। इट प्रोड्यूस ग्रेट पोइट्स लाइक वली, इसके जो कुछ महान कवियों के नाम हैं जो उर्दू में लिखते थे वो थे वली, मीर दाद, मीर ताकी मीर, मीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल और बहुत सारे दूसरे ऐसे कवि हैं जो कि उर्दू भाषा में लिखते हैं। इनमें से गालिब का नाम तो आपने सुना ही होगा। उर्दू प्रोज ऑल्सो डेवलप्ड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में उर्दू प्रोज भी डेवलप होने लगा when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began। और वो तब शुरू हुआ जब ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे हमारे, उनका संस्कृत से उर्दू में ट्रांसलेशन शुरू किया गया। एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन। उसी समय ओरिजिनल प्रोज, ये तो ट्रांसलेशन किया गया था संस्कृत से उर्दू में, लेकिन ओरिजिनल प्रोज भी लिखा जाने लगा उर्दू में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अब सबसे बेस्ट वर्क उर्दू भाषा में बताया जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी। तो ये जो लिखा गया है ये उर्दू भाषा में लिखा गया है और ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती वर्क माना जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये बडगांव विलेज जो है पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ ये स्थित है। द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। दिस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम पिलग्रिमेज ऑफ जैन सेस महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चतुर्मास ईयर। ये जो यूनिवर्सिटी है ये जैन लोगों के लिए पिलग्रिमेज यानी कि एक तीर्थ स्थल के तौर पे भी देखा जाता है इसको जैन धर्म के लिए, क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने यहाँ पर अपने 14 चतुर्मास पूरे किए थे। इन द 5th सेंचुरी कुमार गुप्ता हैड बिल्ट अ मोनेस्ट्री हियर। 5वीं सदी के अंदर कुमार गुप्ता ने यहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनाई थी। मोनेस्ट्री होती है जहाँ पर संत रहते हैं, जिसको हम हिंदी में मठ कहते हैं। सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज्ड। और जैसे ही यहाँ पर मोनेस्ट्री बनाई गई उसके बाद से नालंदा का फेम और बढ़ने लगा, इसका नाम पूरे देश विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यहाँ पर हजारों की संख्या में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाने लगे। दिस वॉज अ पायस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर। इसको एक इंडियन कल्चर की पवित्र प्लेस, पायस मतलब होता है पवित्र, पवित्र प्लेस माना जाने लगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी। देश विदेश से, दुनिया के हर एक कोने से बच्चे यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। द ग्रेट ट्रैवलर ह्यून सांग ऑल्सो केम हियर। जो ट्रैवलर जिनका नाम आपने सुना होगा ह्यून सांग, वो भी यहाँ पढ़ने आए थे। टुडे ओनली द ruins ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी
बट amidst the ruins one can visualize the glorious culture of India. आज अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है, इसके खंडर, इसके अवशेष ही हमारे पास बाकी हैं, लेकिन अगर आप इन अवशेषों के अंदर भी ध्यान से देखोगे तो ये भारत के एक उज्जवल पास्ट को दर्शाता है. A student who passed out from Nalanda was considered the ideal student of India. कोई व्यक्ति जो एक नामचिन्ह यूनिवर्सिटी जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी से में जो पास हो जाता था, कोई बच्चा यहाँ से पास होकर निकलता था तो उसको एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता था पूरे देश के अंदर. ड्यूरिंग 5th to 11th century एजुकेशन वॉज बेस्ट एट नालंदा. 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक नालंदा जो था वो बेस्ट प्लेस था एजुकेशन के लिए. एंड इन इंडिया एट दैट टाइम हैड बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड वर अवेलेबल. और नालंदा के अंदर बेस्ट लाइब्रेरीज भी थी विश्व की, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरीज यहीं अवेलेबल थी. मैनी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड टू कम फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन द लाइब्रेरी ऑफ तक्षशिला एज वेल एज इन नालंदा. तो जैसे कि लाइब्रेरीज भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात थी ये जगह लाइब्रेरीज के तौर पे, तो देश विदेश से दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग जो थे, बच्चे जो थे, स्टडी और अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए लाइब्रेरी की सहायता से वो ये सब करने के लिए भारत आते थे. और तक्षशिला की लाइब्रेरी को यूज़ करते थे वो, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी. ह्यूनसांग टुक 657 बुक्स फ्रॉम हेयर टू चाइना. ह्यूनसांग जो थे वो जब भारत से चीन लौटे, वो एक ट्रेवलर थे, तो वो अपने साथ 657 किताबें ले गए थे वहाँ से. ह्यूनसांग विजिटेड इन द 7th century. वो 7वीं सदी में यहाँ आए थे. देयर वर 7 ह्यूज हॉल्स. उनका कहना है कि यहाँ पर 7 बड़े हॉल्स थे इन द यूनिवर्सिटी. देयर वर 300 रूम्स. ये कितनी छोटी यूनिवर्सिटी थी आप देख सकते हैं, सिर्फ 300 रूम्स थे, यानी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी. 300 कमरे थे यहाँ पे लेक्चर्स के लिए. स्पेशल मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट फॉर ड्वेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स. स्पेशल मोनेस्ट्रीज, मठ बनाए जाते थे ताकि बच्चे यहाँ पर रह सकें, हॉस्टल बोल सकते हो आप. मैनी विलेजेस वर डोनेटेड फॉर यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस. बहुत सारी गांव जो राजा थे, राजा ने बहुत सारे गांव जो थे वो डोनेट किए हुए थे इस यूनिवर्सिटी को, ताकि यूनिवर्सिटी को चलाया जा सके. देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए फंड्स, पैसा तो लगेगा ना. उस समय कोई बच्चों से फीस वगैरह नहीं ली जाती थी ज़्यादातर, वो नॉमिनल चार्जेस होते होंगे या फिर वो फ्री एजुकेशन होता था, खाना पानी सब कुछ फ्री. देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. इवन खाना और रहना भी फ्री होता था. ठीक है, खाना पीना रहना कपड़े सब वहाँ दिए जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये जो सब किया जाता था, इसके लिए पैसा कहाँ से आता? तो राजा जो थे वो अपनी जो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो कुछ विलेजेस को वो डोनेट कर देते थे, भाई इन विलेजेस से मिलने वाला टैक्स इस यूनिवर्सिटी के काम आएगा. तो बहुत सारी विलेजेस जो थी वो डोनेट की जाती थी यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस के लिए. इट्स बुक रिपोजिटरी दैट इज लाइब्रेरी. रिपोजिटरी का मतलब होता है लाइब्रेरी. इट्स बुक लाइब्रेरी एरिया वॉज नोन एज धर्मगंज. तो यहाँ की जो बुक लाइब्रेरी थी उसको धर्मगंज कहा जाता था. 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी की बात की जाए, नालंदा वॉज रेप्यूटेड एज वेल एज एन एस्टीम्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन. नालंदा बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड, एस्टीम्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात, विश्वविख्यात एक विश्वविद्यालय माना जाता था नालंदा. तो हमने देखा किस प्रकार से नालंदा जो है वो एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी थी, विदेशों तक से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे. और अब हम पढ़ेंगे तक्षशिला और वाराणसी और वल्लभी के बारे में अपने अगले वीडियो के अंदर. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.